नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव से पहले कांग्रेसी खेमे की गुटबाजी एक बार फिर से सतह पर नजर आ रही है। खंडवा लोकसभा की सीट को लेकर खटपट शुरू हो चुकी है। खंडवा सीट के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने को लेकर बैठक हुई। इधर अरुण यादव नहीं पहुंचे तो उधर निर्दलीय विधायक शेरा भैया ने इस सीट से अपनी पत्नी के लिए दावेदारी पेश कर दी। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चर्चा इसी मसले पर आज करेंगे कि खंडवा सीट पर शेरा भैया की एंट्री संयोग है या फिर प्रयोग है। खंडवा सीट की उम्मीदवारी पर सर्वे की बात कहने वाले कमलनाथ ने क्या छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर टिकट बंटवारे के वक्त सर्वे करवाया था? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब भी गुटबाजी से नहीं उबर पाई है? दमोह उपचुनाव में भीतरघात ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। क्या आने वाला उपचुनाव कांग्रेस का खेल खराब करेगा? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बीजेपी नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं तो कांग्रेसी खेमे से बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार उपचुनाव की राहें इतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि उपचुनाव से पहले कांग्रेस पर एक बार फिर गुटबाजी हावी होती दिख रही है। दरअसल गुरुवार को खंडवा सीट के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई, लेकिन बैठक में खंडवा से खुद को अघोषित उम्मीदवार मानकर चल रहे अरुण यादव ही नहीं पहुंचे। लेकिन अरुण यादव की गैर मौजूदगी पर कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो तंज कसा, उससे साफ हो गया कि एमपी में कांग्रेस की सत्ता तो चली गई, लेकिन गुटबाजी ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। हो सकता है कुछ काम आ जाता है, बेचारे बड़े बिजी हैं, कॉलेज वाले चलते हैं और तमाम उन लोगों का बड़ा उनकी 1000 एकड़ जमीन का काम बारिश सारा सिस्टम है, तो खेती राजनीति के क्षेत्र में करो, खेत में करो, बराबरी। उधर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। इनको क्या है, दरअसल इनको पता ही नहीं चलता। कमलनाथ जी की सरकार गई है 3 दिन पहले ही पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो ये सरकार को रोका राखी भी करते। भाई को पता ही जब चला जब बंगलोर चले गए। बहरहाल पंजाब हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, हर जगह कांग्रेस में उठापटक या अंदरूनी खींचतान दिख रही है। मध्य प्रदेश में इसी खींचतान का फायदा विपक्षी खेमे ने उठा लिया और कमलनाथ की सरकार चली गई। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद मध्य प्रदेश में गुटबाजी का भूत कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसे में अब जब एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। शुरुआत अब्बास हफीज साहब आप ही से। सरकार चली गई मगर गुटबाजी नहीं जा रही है। उपचुनाव में आप दावा कर रहे थे दमोह में कि बीजेपी भीतरघात से आ रही है, तो अब ये खंडवा से लेकर बाकी और जगहों पर क्या कांग्रेस भी यही प्रयोग करने जा रही है क्या एक बार फिर से? देखिए, अपने अपने देखने का नजरिया है। सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान को भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है इसी नजरिए से देखेगी जिस नजरिए से उसको देखना है। सवाल पूछा गया कि क्या काम, उन्होंने क्या कहा है, भाई खेती खेत में हो, राजनीति बाहर हो, राजनीति खेत में, सब चीजें एक ही हैं। उन्होंने उसके ऊपर समझाया कि भाई वो नहीं आए होंगे, कोई वजह होगी, इतना बड़ा विषय नहीं है। आज की तारीख के अंदर कमलनाथ जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सर्वेस के आधार के ऊपर जो भी टिकट का दावेदार होगा उसको टिकट मिलेगा। हम मान के चलते हैं अरुण यादव जी एक वरिष्ठ नेता हैं, निमाड़ क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं और जनता उनको पसंद भी करती है। आने वाले समय के अंदर बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। जनता का जिसके अंदर भरोसा होता है, जनता उसको पसंद करती है, उसको आगे देखती भी है। लेकिन अगर इन सब चीजों को गुटबाजी के आधार के ऊपर नापा जाए, इस पैमाने के ऊपर तोला जाए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी। अजय विश्नोई जी क्या कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के बारे में? भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री मेनका गांधी जी को उन्होंने घटिया औरत बताया। क्या उसके ऊपर हमने कहा कि ये गुटबाजी है?
भाई लेकिन आपस के अंदर बहुत सी कांग्रेस चीजें में होती पंजाब हैं। से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? बड़ा वाजिब सवाल है आपका। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्नाटक में क्या हो रहा था ये सबको पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि भाजपा तो दूसरों के घरों पे पत्थर मारने में लगी हुई थी। येदियुरप्पा जी का क्या विरोध था, हमने बार बार कहा कि वहां की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है और अभी यहीं पर रुक नहीं गया है। त्रिपुरा के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, क्या कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देती है? अब्बास हफीज साहब, बड़ा सवाल तो ये ना, जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, देती है। क्या कांग्रेस देती है सर्वे के आधार पर टिकट? बिल्कुल देती है उस सर्वे के आधार पर। अगर सर्वे के आधार पर नहीं दिए जा रहे होते टिकट तो मनेसर से और इस तरफ से जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे वहां से बहुत से ऐसे हीरालाल अलाहाबादी जैसे विधायक नहीं चुनकर आते। सर्वेस के आधार पर ही टिकट दिया गया। बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका विरोध था। तो जिन शेरा भैया की पैरवी हो रही है वो तो खुद आपके बागी थे 2018 विधानसभा चुनाव में। कौन कह रहा है किसी की पैरवी हो रही है? आपने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय जीत गए। कौन कह रहा है किसी की पैरवी हो रही है? आप आने वाले समय के अंदर देखेंगे जनता जिसको पसंद करेगी उसको मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिप्लब देब जी जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, उनके दर्जनों विधायक उनको कहते हैं तानाशाही रवैया और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कि भाई इस मुख्यमंत्री को बदलिए। हर जगह पर इस तरह की परेशानियां होती हैं जिनको सुलझा लेती है। यानी कि परेशानियां हो रही है ना कांग्रेस में? राजस्थान में नहीं, मैं कह रहा हूँ सब तरफ होते हैं। अगर इसको परेशानी के रूप में देखा जाने लगे तो फिर राजनीति कौन कर पाएगा? अलग अलग लोग होते हैं। अलग कमलनाथ जी खुद कहते हैं एक बड़ा परिवार होता है, बर्तन थोड़े से बजते हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। रखता है मुखिया। मतलब लॉयलिटी, ईमानदारी देखी जाएगी पार्टी के लिए या फिर सर्वे ही 100% सर्वोपरि रहेगा? 100% तो किसका पलड़ा भारी हो रहा है फिर? दे दीजिए। एक आपके बागी थे, भले ही विधायक बन गए हों। देखिए मैं फिर कहूंगा दावा कोई भी कर सकता है, पर सर्वे में जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने मूल नेता को पसंद करता है। अगर शेरा भैया मूल नेता हैं तो आने वाले समय के अंदर पता चल जाएगा। अरुण यादव जी को जनता जितनी लोकप्रियता के साथ चाहती है वो भी आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। हमारे पूर्व पीसीसी चीफ हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। एक बैठक में नहीं आना उनका और एक बड़े नेता का उसके ऊपर सफाई देना कि एक बैठक नहीं, एक अहम बैठक, बहुत अहम बैठक में नहीं आना। बहुत से वक्त होता है नहीं आ पाते, बहुत से मसले होते हैं। उनको क्षेत्र के अंदर बहुत से काम होते हैं और बहुत सारे उनके पास लोग होते हैं। मैं गया था पिछले महीने उनके जो पैतृक गांव है बोरावा, उसमें मैंने देखा सुबह 7 बजे कम से कम 250 लोग बैठे हुए थे उनके पास, जो पूरे समस्याओं को लेके बैठे थे। होती हैं बहुत सी चीजें। मैं फिर कहूंगा सवाल तो ये हो रहा है ना, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि भाई भले ही सरकार चली गई हो लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है कि गुटबाजी से कैसे निपटे या फिर एक कैसे। मेनका गांधी जी को घटिया औरत कहने वाले वर्तमान भाजपा विधायक अजय बिश्नोई, क्या उसमें मान लें गुटबाजी चल रही है? बार बार मुख्यमंत्री पर जो टारगेट करते हैं, क्या इसको मान लें गुटबाजी चल रही है? तो राकेश शर्मा जी बेहतर जवाब देंगे इस पर। राकेश शर्मा जी, हो क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए मकसूद भाई, आश्चर्य की बात है, पिछले दिन के कमलनाथ जी के जो ट्विटर नाथ हैं उनके ट्वीट उठा के देखिए, वो पिछले 3 दिन से लगातार पिछड़े वर्ग के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग का नेता अरुण यादव, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पूर्व अध्यक्ष है, कोई छोटा मोटा आम कार्यकर्ता नहीं, उसके बारे में सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ कबीले के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं, सभी चैनलों में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, सोशल मीडिया में। मेरा इतना सा निवेदन है कि अरुण यादव जी को मिर्ची इस बात की लगी है कि उतना बड़ा नेता खुल के कह रहा है चैनलों पे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसके बाद कमलनाथ कह रहा है कि मुझसे तो अभी तक कहा नहीं, सीईओ साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है और कंपनी का कौन सा मेंबर क्या चाह रहा है। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस में 2 कबीले हैं, एक ट्विटर नाथ का कबीला है और एक मिस्टर बंटा ढार का कबीला है। आपको आश्चर्य होगा कि उस जो बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट के बारे में विचार करने के लिए, उसमें मिस्टर बंटा ढार के कबीले की एक महिला विधायक ने तो एक पूरा खाका और रिपोर्ट पेश कर दी कि साहब वहाँ से आदिवासी को लड़ाओ, जो 8 स्थान है वहाँ पे विधानसभा के, इतनी मात्रा में आदिवासी है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला अरुण यादव के खिलाफ बगावत हो गई है साहब। तो मिर्ची नहीं लगेगी अरुण यादव जी को कि जो लोग दिन भर मेरे पैर पड़ते थे आज वो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं?
सज्जन सिंह वर्मा जी की इतनी वो है क्या हैसियत जो अरुण यादव जैसे बड़े कद के नेता के बारे में इतना बोले? पर कबीले के सरदार का मैसेज है इसलिए बोल रहे हैं। ट्विटर नाथ ने कहा होगा बोलो सज्जन सिंह, शुरू हो गए। उधर मिस्टर बंटा डार ने बोला होगा तो झूमा सोलंकी जो विधायक है वो शुरू हो गए। जवाब दे रहे अब्बास हफीज साहब, क्या ये निपटाने की राजनीति कांग्रेस का कोई और नेता चाहते ही नहीं है कि दूसरा कोई नया कबीला तैयार हो? निपटाने की राजनीति। देखिए मकसूद साहब, सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ सभ्यता बहुत है। हम शिवराज जी को शिवराज जी कह के बुलाते हैं, हम कैलाश विजयवर्गीय जी को कैलाश जी कह के बुलाते हैं, हम नरोत्तम मिश्रा जी को नरोत्तम मिश्रा जी कह के बुलाते हैं। हम ये इस तरह के बहुत ही मतलब स्तर पर गिर के हम बात नहीं करते किसी का नाम लेने का। हमारे भाजपा के मित्र बहुत विद्वान हैं, बड़े पुराने हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, पार्टी को बहुत समय भी दिया है, बहुत सेवाएं दी हैं। पार्टी ने उनको नहीं दिया बात अलग है, दे देगी आने वाले समय में, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, उनके लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो खैर उनकी भाषा है, वो कर सकते हैं, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। निपटाने की बात तो हमने देखी, अजय विश्नोई जी को कैबिनेट में नहीं आने दिया, उसको उन्होंने बयान जारी किए। शिवराज जी के बहुत से मंत्री, रामपाल जी हो या कोई भी हो, पटवा जी हो, उनको कैबिनेट में नहीं आने दिया, उन्होंने अपने दर्द को बताया भी उसको आगे रख के। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। राकेश सिंह जी जो पूर्व इनके चीफ थे प्रदेश की इकाई के, उनको मंत्री नहीं बनने दिया किसी भी हाल के अंदर इनके क्षेत्र के नेताओं ने। हमने उस पर भी गुटबाजी नहीं कही। गुटबाजी चरम सीमा पर यह है कि हर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार बना बैठा हुआ है, बहुत सारी बातें करते हैं, अलग कमरों के अंदर मीटिंग्स करते हैं, जो भी हो, लेकिन सरकार में है और सरकार में है तभी दुखद है। मुख्यमंत्री तक बदल दिए जाते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती। सरकार में है तभी दुखद है। यहाँ तो संगठन में जगह बनाने से लेकर टिकट पाने और उसके बाद सरकार आने के बाद सरकार चली भी जाती है गुटबाजी के चक्कर में। सीखना चाहिए आपको बीजेपी से, होगी तो हमारी सीखना चाहिए आपको बीजेपी से कम ये बात। सुनिए, अगर जयंत वर्मा जी से बात करेंगे। अब्बास भाई फिर आऊंगा आपके पास, सीधे परेशान जनता होगी इनकी परेशानी से। जयंत वर्मा जी, कांग्रेस का ये क्राइसिस क्या आने वाले वक्त में बढ़ेगा या फिर दरअसल यहां से कोई सल्यूशन भी निकलने की उम्मीदें हैं? 4 उपचुनाव आपके सामने खड़े हैं, अलग अलग राज्यों में क्राइसिस था, सरकार चली गई लेकिन गुटबाजी नहीं जा रही कांग्रेस की। देखिए मकसूद भाई, कांग्रेस की सरकार ही गुटबाजी के कारण गई है। तो गुटबाजी तो यहाँ शुरू से है और वो बहुत लंबा इतिहास है यहाँ की गुटबाजी का। मतलब यहाँ कभी ऐसा रहा ही नहीं कि कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त रही हो। श्यामाचरण शुक्ला जी का गुट था, उधर अर्जुन सिंह जी का गुट था, ऐसे ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये तमाम चीज़ें इनके यहाँ चलती रहती हैं। और कार्डर बेस पार्टी तो है नहीं है। और भाजपा में भी अब स्थिति ऐसी हो रही है क्योंकि बहुत सारे भाजपा में जो लोग हैं वो भी भाजपा की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, उससे नहीं आए हैं, कांग्रेस से वहाँ गए हुए हैं। तो अब राजनीति में कोई कार्डर, कोई विचारधारा, ये सब चीज़ें तो अब मतलब इसका कोई मायने नहीं रह गया। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकसभा सीट है वहाँ की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ छोटा मोटा कोई कैंडिडेट यदि खड़ा किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो निकाल पाएगा। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की ही वो सीट थी, तो उसमें अरुण यादव जी वहाँ के बहुत ही बड़े एक नेता हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुभाष यादव। क्या कांग्रेस बदलाव के बारे में भी वहाँ पर सोच रही है? क्या इस बात का ये इशारा है? मुझे लगता है कि क्योंकि 2014 का चुनाव हारे अरुण यादव, 2019 का भी हार गए, क्या कांग्रेस वहाँ पर चांस लेने के मूड में है 24 से पहले? मुझे लगता है ये एक प्रयास होगा, ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट होगा। पर अभी जो यानी इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव थे उस समय जो हालात थे देश के और आज के जो हालात हैं देश के, वो दोनों बहुत बदले हुए हैं। और जिन कारणों से उस समय अरुण यादव जी शायद हार गए होंगे, परंतु अब वे सब कारण मुझे नहीं लगता कि अब रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी अभी माहौल बना हुआ है।
कई कारण हैं, कोरोना का है, बेरोजगारी है और तमाम बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं तो उसके लिए फिर आपको एक मजबूत कैंडिडेट देना होगा ना, एक मजबूत पार्टी के तौर पर आपको जाना होगा, तब आप इन मुद्दों को मजबूती से उठा पाएंगे। लेकिन आपस में अगर आप लड़ लिए तो फिर वही बात है। एक और सवाल आपसे, ये क्या अरुण यादव का मीटिंग में ना जाना, क्या उसको इतना हल्के में लिया जाना चाहिए? और निर्दलीय विधायक शेरा भैया की वहाँ से दावेदारी अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए, और उनका जो पुराना बैकग्राउंड रहा है कांग्रेस से, क्या इसको लेकर वो अपना दावा मजबूत करते हैं, एक चुनौती देते हैं वो? देखिए, अब वो चुनौती तो दे रहे हैं, अभी तक कोई नाम नहीं थे, उनने अपना नाम रखा है। ऐसे 10 नाम आ सकते हैं, पर उसमें से फिर सबसे सशक्त जो है उसको ही तो चुनना पड़ेगा ना। तो और जैसा सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे किस आधार पे करेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन लड़ना चाहते हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक बहुत बड़े वहाँ के नेता को इग्नोर किया जाएगा तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। और जिस प्रकार की यहाँ हुआ है दमोह में भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि वहाँ जो जयंत मलैया जी थे उन्हीं को इग्नोर कर दिया गया, तो सीट हार गए वो लोग। तो स्थिति ऐसी है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये गुटबाजी से अलग होके एक पूरी इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो राकेश शर्मा जी, बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही है? भाई कांग्रेस तो कह रही है कि वो तो सर्वे के आधार पर टिकट देगी, दमोह का नतीजा सबके सामने है, तो इस बार क्या तैयारियां बीजेपी की? देखिए मकसूद भाई, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 स्थानों पे विधानसभा पे और 1 लोकसभा चुनाव पे जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर जिम्मेदारियाँ बांट दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 13 मंत्रियों को वहाँ जवाबदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको जवाबदारी दी है, और उनने वहाँ पे दौरे शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलना, मंडलों की बैठक लेना, वार्डों की बैठक लेना शुरू कर दी है। पर मेरे विद्वान साथी अब्बास हफीज़ साहब कुछ जिक्र कर रहे थे कि बहुत तहज़ीब की बात कर रहे थे कि हम तो जी लगा के बात करते हैं। खून का सौदागर देश के प्रधानमंत्री को जब ये लोग कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी तहज़ीब का शब्द है। मेरा एक कहना है, मैंने कहा ट्विटर नाथ दिन भर में 10 ट्वीट करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो बेचारे किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा था, उनकी पिटाई हुई थी मध्य प्रदेश में, ये मुख्यमंत्री थे, इनने ट्वीट किया। क्या अब किसी ने अगर डंडा उठाया दूसरे दिन क्या कांग्रेस की आपसी लड़ाई पर आप सिर्फ नजर रख रहे हैं राकेश शर्मा जी, आपकी पार्टी, या फिर आप अपनी जीत को लेकर कुछ और भी सोच रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर कुछ सोच रहे हैं? देखिए अब मकसूद भाई, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहाँ पर जिम्मेदारियाँ हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं को दे दी गई हैं और उनने वहाँ पे जाके मोर्चा संभाल लिया। और कांग्रेस अभी आप देख रहे हैं कैसे सिर्फ फुटबॉल चल रही है कबीले में आपस में। समस्या क्या है, कांग्रेस मतलब हो गया अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कोई कांग्रेस नहीं। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की बात नहीं करता। वो कहता है कि मैं राजा साहब का समर्थक हूँ, दूसरा कहेगा कि मैं कमलनाथ जी का समर्थक हूँ। दिल्ली में मैडम, उनके बेटे और बेटी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इसके अलावा कोई कांग्रेस नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं हमारे कबीले के लोग आगे बढ़ें। समस्या आप देखिए कि अभी रीवा संभाग में राकेश चतुर्वेदी जी को प्रभारी बनाया था, उसके बाद जब वहां पे अजय सिंह नाराज हो गए तो उनको तुरंत हटा दिया। तो ये तो यहाँ तो इस तरह की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जिनको काम दिया है वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मकसूद साहब, सबसे पहली बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब असली में गुटबाजी है। वहां पर अर्चना चिटनिस जी चुनाव लड़ना चाहती है। चिटनिस जी का पहले आरोप भी रहा था कि नंदू भैया तो स्वर्गीय हैं, उन्होंने चुनाव में मदद नहीं करी, जो भी रहा, और शेरा चुनाव जीत गए वहां से शेरा भैया। अब वहां पर उनका दावा भी है क्योंकि वो उस मूल लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो एक वर्ग है, एक गुट है जो कैलाश विजयवर्गीय जी को वहां पुश कर रहा है।
कैलाश विजयवर्गीय जी और अर्चना चिटनिस जी के बीच में पूरा पैच फंसा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आता, जनता को और राकेश जी को जानते हैं अच्छे से, आने वाले समय के अंदर आप इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। आप बयानों के तीर से। राज्यसभा भेजना चाहिए था हमारे माननीय कैलाश जी को, लेकिन नहीं भेजा गया क्योंकि उनको इस आस में रखा गया है कि खंडवा लोकसभा सीट पर आपको चुनाव लड़ना है, आपके क्षेत्र से लगी हुई है। अर्चना चिटनिस जी पूरी तरह से दावेदारी कर चुकी हैं अंदर, और असली गुटबाजी सरपुटअव्वल के हालात इनमें है। मैं कहता हूं फिर मतलब से, अपना घर कोई नहीं संभाल रहा है। हो ठीक है, लेकिन ये इनका घर जो है वो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, देश की सत्ता को संभाला हुआ है। वो प्रदेश और देश की सत्ता में अगर वहां गुटबाजी होती है तो प्रत्यक्ष तौर पे जनता को नुकसान पहुंचता है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाजपा अपनी गुटबाजी को सुधारे, संभाले, अपने लोगों को रोके और जनता के हित में काम करे। जिनके घर खुद शीशे के, वो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों की हालत ऐसी नजर आ रही है आज। तो यही मैं भाजपा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अजय विश्नोई जी जैसे नेताओं के बयान को संभाले, और भाजपा के शर्मा के फाइनल कमेंट वाइंड अप करेंगे। घटिया औरत कह देना मेनका गांधी जी को, अजय विश्नोई जी पे कार्रवाई नहीं होना, ये बड़ा मामला। मकसूद भाई, माननीय कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, मेरा खंडवा से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं, मीडिया के बीच कह चुके हैं। पर मेरे विद्वान साथी से पूछिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में क्या चल रहा है। भूपेश बघेल का विधायक कहता है कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या कराने का है। ये बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ आरोप लगा रहा है। शुक्रिया। सचिन पायलट राजस्थान में कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अपने घर को संभालिए। देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे।